नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल पेंशन रिवीजन आज के टाइम पे बहुत ही कठिन परिस्थितियों से निकल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो बोलते हैं कि पे रिवीजन पहले हो जाने दो फिर पेंशन रिवीजन होगा, फिर यहाँ पर दूसरी तरफ बोलते हैं कि डीलिंकिंग कर दो तो 7CPC से आपका पेंशन रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर किसकी सुने? एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आज से 3 दिन बाद 30 मार्च 2026 है, और यानी कि मार्च की एंडिंग में कोर्ट का लास्ट अंतिम सुनवाई आने वाली है, लास्ट फैसला आने वाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो पाता है, यानी कि डीलिंकिंग होती है या डीलिंकिंग नहीं होगी। दोनों में से एक फैसला तो निकल कर आएगा। ठीक है, आज की अपडेट में आपको बताने वाला हूं कि 7CPC का लाभ अगर बीएसएनएल डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स को मिलता है तो क्या एक हिसाब से देखा जाए तो ये कितना हद तक सही है। क्योंकि देखिए, केंद्रीय कर्मचारी अलग है, वो केंद्रीय पेंशनर्स है, केंद्र सरकार के अपने पेंशनर्स है, लेकिन डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स एक पीएसयू से जा रहे हैं, तो 7CPC उनके लिए किस हद तक सही रहेगी, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, इस जानकारी को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए पेंशन रिवीजन का मुद्दा काफी समय से अटका हुआ है। इसे समझने के लिए हमें सरकारी पे कमीशन और बीएसएनएल के कारपोरेट स्ट्रक्चर के बीच में तकनीकी अंतर को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम सातवें वेतन आयोग यानी कि 7CPC और बीएसएनएल पेंशन रिवीजन में अंतर देख लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7CPC 1/1/2016 से लागू हुआ था। ठीक है, केंद्र सरकार के अपने कर्मचारी है, 2016 में मतलब हर 10 साल में उनका वेतन आयोग लागू होता है। पहला वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ था, छठा वेतन आयोग, फिर 2016 में हर 10 साल के हिसाब से 10 साल के बाद 2016 में 7CPC लागू हुआ। अब 10 साल के बाद यानी कि 2026 में 1/1/2026 की इफेक्टिव डेट के साथ 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, लेकिन सिफारिशें आने में समथिंग 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है, इसलिए अभी 2 साल बाद लागू होगा। ठीक है, केंद्र सरकार के लिए 7CPC 1/1/2017 से लागू हुआ था, जबकि बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए जो उनका जो पीआरसी है वो 1/1/2017 से रिवीजन की मांग रही है। देखा जाए तो 1/1/2017 इफेक्टिव डेट है पेंशन रिवीजन की और पे रिवीजन की भी, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन आयोग से 1 साल बाद 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन आयोग होता है। ठीक है, और उसके 1 साल बाद यानी कि 2017 में जो थर्ड पीआरसी है उसकी इफेक्टिव डेट है। ठीक है, वो भले ही बीएसएनएल के घाटे की वजह से अब तक यानी कि 2026 तक लागू नहीं हो पाया, लेकिन इफेक्टिव डेट तो वही रहेगी, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों की इफेक्टिव डेट के 1 साल बाद। पे स्केल के आधार की अगर बात करो तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सीडीए यानी कि सेंट्रल डीएनएस अलाउंस मिलता है, जबकि बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशनर्स को आईडीए यानी कि इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस मिलता है। फिटमेंट फॉर्मूला की अगर बात करूं तो 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। बीएसएनएल पेंशनर्स की मांग रही है कि उनके तीसरे वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी के आधार पर 15% फिटमेंट के साथ पेंशन रिवाइज मिले। अगर डीलिंकिंग हो जाती है तो डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स का भी पेंशन रिवाइज बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 2016 की 7CPC के अनुसार हो जाएगा, जो कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ उनका हुआ था। ठीक है, उसी तरीके से डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स का भी हो जाएगा। टाइमलाइन की अगर बात करूं, समय सीमा कितनी रहने वाली है? केंद्र सरकार का रिवीजन हर 10 साल में होता है। 2006 में पहले छठा वेतन आयोग लागू हुआ था और 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, जबकि पीएसयू जैसे बीएसएनएल का वेतन आयोग भी बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 10 साल के टाइमलाइन के अंतराल में लागू होता है, लेकिन इसकी तारीखें अलग हो सकती है। यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारियों की तारीख की बात करूं तो अलग है, 2016 में हुआ था, और तारीख अलग हो सकती है, महीने अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि 2007 में 6CPC 2007 में सेकंड पीआरसी लागू हुई थी, तो 2017 में थर्ड पीआरसी लागू होने की इफेक्टिव डेट है। वेतन और पेंशन जुड़ाव यानी कि दोनों लिंकेज है, और इसमें क्या पेच फंस रहा है उसकी अगर बात करूं तो सरकार का सबसे बड़ा तर्क है कि पेंशन का रिवीजन वेतन के रिवीजन के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, ये शुरू से रहा है और इसी के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज लगा के रखी है। ठीक है, अब पे रिवीजन जब तक कंपनी को फायदा नहीं होगा तो पे रिवीजन नहीं होगा,
और पे रिवीजन नहीं होगा तो पेंशन रिवीजन नहीं होगा। अगर पेंशन रिवीजन नहीं होता सरकार को देरी मतलब समय मिल जाएगा बीएसएनएल को फायदे में लाने का। ठीक है, तो इसलिए यहां पर दोनों को लिंकेज करके रखा है। इसे ही पे पेंशन लिंकेज कहा जाता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति का अगर देखें, नियम के अनुसार पीएसयू कर्मचारियों का वेतन संशोधन थर्ड पीआरसी तभी होता है जब कंपनी मुनाफे में हो। बीएसएनएल घाटे में है, इसलिए सरकार ने कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया है। ठीक है, तो देखिए अब बीएसएनएल अगर आज प्रॉफिट में रहती तो आपका थर्ड पीआरसी 2017 के टाइम पे ही रिवाइज हो जाता, और अभी भी रिवाइज होने में कोई रोड़ा बीच में नहीं आता, जैसे कि अभी अफोर्डेबिलिटी क्लोज बीच में आ रहा है। ये तभी आ रहा है क्योंकि बीएसएनएल घाटे में है। प्रॉफिट हुआ है 2025 में, लेकिन जुलाई 2025 की बात करूं तो 262 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, लेकिन थर्ड पीआरसी के खर्चे की बात करूं तो 10,000 करोड़ का थर्ड पीआरसी का खर्चा है। तो कहां 262 करोड़ का प्रॉफिट और कहां 10,000 करोड़ का खर्च नहीं उठा सकती कंपनी। ठीक है, तो इसलिए एक हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अभी ऑपरेशनल प्रॉफिट में है, नेट प्रॉफिट में नहीं आने की वजह से थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर सकती। सरकार का कहना है कि अगर हम केवल पेंशनर्स का रिवीजन कर देते हैं और सेवारत कर्मचारी जो वर्किंग कर्मचारी एम्प्लॉइज हैं इनका नहीं करेंगे, तो एक हिसाब से देखा जाए तो अनोमलीज पैदा हो जाएगी, जहां रिटायर कर्मचारी को अपने सीनियर जो अभी काम कर रहा है यानी कि वर्किंग पीरियड में है से ज्यादा पेंशन मिल सकती है। यानी कि अगर देखें कर्मचारी जो अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, कंपनी को अपना समय दे रहे हैं और कंपनी के लिए मेहनत कर रहे हैं, 4G और 5G जो सेवाएं हैं उनको रोल आउट करवाने में मदद कर रहे हैं, उनका पे रिवीजन सेकंड पीआरसी के हिसाब से कब फिटमेंट पर आधारित रहेगा और उसी के हिसाब से उनको वेतन मिलता रहेगा। लेकिन पेंशन रिवीजन अगर पहले कर दिया जाए तो पेंशन रिवाइज हो जाएगा और उनको ज्यादा पेंशन मिलेगी। एक हिसाब से देखा जाए तो वर्किंग कर्मचारियों से भी ज्यादा पेंशन मिलेगी उनको। वर्किंग कर्मचारियों को अभी जो सैलरी मिल रही है उनसे ज्यादा उनको अगर पेंशन मिलेगी तो एक हिसाब से देखा जाए तो कमियां हो सकती है, अनोमलीज पैदा हो जाएगी। इससे कर्मचारी भी कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देगी कि भाई साहब हमसे ज्यादा तो पैसे पेंशनर्स को मिल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके के कारण पैदा हो जाएंगे या फिर अनोमलीज पैदा हो जाएगी। अब देखिए पेंशन के अगर सोर्स की बात करें, हालांकि बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है, न कि बीएसएनएल के खजाने से, रूल 37A के तहत। लेकिन फिर भी सरकार इसे पीएसयू के वेतन नियमों से जोड़कर देख रही है। ये आज से नहीं 2017 से सरकार करती आ रही है। पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन को एक साथ देखती है हमेशा सरकार, अलग अलग नहीं देखती है। ठीक है, तो इसलिए आज भी सरकार इसी बात पर लड़ रही है कि पहले पे रिवीजन हो जाने दो और उसी फिटमेंट फॉर्मूले से पेंशन रिवाइज भी कर देंगे। आज की ताजा स्थिति और तकनीकी समाधान की अगर बात करूं तो पेंशनर्स का तर्क है कि जब पेंशन सरकार दे रही है तो इसे बीएसएनएल के अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि मुनाफे की शर्त से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन यही है। लेकिन हालिया अपडेट 2024 और 2026 की बीच की बात करूं तो हाल ही में संचार मंत्रालय और पेंशन एसोसिएशन के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। सरकार अब बिना वेतन संशोधन यानी कि वेतन संशोधन के पेंशन रिवीजन के लिए बीच का रास्ता निकालने पर विचार कर रही है कि भाई साहब चलो ठीक है, सरकार बोल रही है कि चलो ठीक है हम आपका पेंशन रिवाइज कर देंगे, अगर 30 मार्च का कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आता है तो हम आपका पेंशन रिवाइज कर देंगे। लेकिन बीच का रास्ता यह होगा कि 0% फिटमेंट का प्रस्ताव होगा। सबसे पहले तो बीच में चर्चा थी कि बिना किसी फिटमेंट बढ़ोतरी के केवल पे स्केल को रिवाइज कर दिया जाएगा ताकि आईडीए का मर्जर हो सके। लेकिन पेंशनर्स है, एसोसिएशन है, जो संगठन है, इन्होंने उसको ठुकरा दिया। अभी 7 सीपीसी फॉर्मूले की मांग की जा रही है। कुछ यूनियन अब भी ये मांग कर रही है कि हमें थर्ड पीआरसी के बजाय सीधे केंद्रीय कर्मचारियों की तरह सातवें वेतन आयोग के फिटमेंट फॉर्मूले 2.57 के आधार पर पेंशन दी जाए ताकि पीएसयू के नफे नुकसान का झमेला ही खत्म हो जाए। यानी कि आगे इन फ्यूचर भी हमें अगर पीआरसी मिले या फिर सीपीसी मिले या फिर 8वें वेतन आयोग मिले तो हमें ये जो घाटे का सौदा है या फिर फायदे का सौदा है, ये जो झमेला है, ये ही खत्म हो जाए। कुल मिलाकर बात आती है कि सरकार इसे इसलिए टाल रही है क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट नजीर बन जाएगा। अगर बीएसएनएल बिना वेतन बढ़े पेंशन बढ़ गई तो अन्य घाटे जो चल रहे हैं पीएसयू के पेंशनर्स भी यही मांग कर रहे हैं, देखा जाए तो। ठीक है, यानी कि एक को दे दिया तो 4 दूसरे भी खड़े होंगे और वो बोलेंगे कि हमको भी कुछ इसी तरीके से हमारा पेंशन रिवाइज पहले करो।
बाद में वर्किंग कर्मचारियों का करते रहना। अब जो मामला है कानूनी हक बनाम कानूनी हक वीएस प्रशासनिक प्लान के बीच फंसा हुआ है। पेंशनर्स का कहना है कि पेंशन एक स्थगित वेतन यानी कि डेफर्ड वेज और उनका संवैधानिक अधिकार है जिसे कंपनी के घाटे के नाम पर रोका नहीं जा सकता, एक हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।